हम सीखने वाले हैं कुछ लेसन्स फ्रॉम द पास्ट जो कि होंगे हमारे क्लैट PYQs बेसिकली, और फ्रॉम द ईयर 2021 से लेकर 2024 तक का हम एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं, जहां पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे हर ईयर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बट उससे पहले उसकी कहानी, ठीक है, उस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कहानी क्या होनी चाहिए थी, ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर बिफोर आई स्टार्ट, व्हाट आर द फंडामेंटल्स जो आपको पता होने चाहिए कि अगर QT सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो बेस्ड ऑन द लास्ट 4 years का एनालिसिस we have come up to a kind of a conclusion and inference, that percentages, ratios, Venn diagrams and averages, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। और ये जो टॉपिक होता है वो टॉपिक तो आपको सॉल्व करना होगा आफ्टर यू हैव डन द टैबुलेशन ऑफ द डेटा। यस, सो टैबुलेशन ऑफ द डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया है तो उस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को क्या आप प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आता है आपको या नहीं आता है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए 2 चीजें, कि एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट और दूसरा होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट का मतलब होता है जो चीजें आपस में कभी भी कॉमन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं कि 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिए, कुछ ने आर्ट्स लिए, कुछ ने ह्यूमैनिटीज लिए, कुछ ने साइंस लिए, तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने ह्यूमैनिटीज भी लिए और साइंस भी लियो? नहीं, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट, ठीक है। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हो। हाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट होता है वहां पे आपको टैबुलेशन ऑफ द डेटा करना होता है और इन तीनों कंसेप्ट को यूज करके उसी वक्त सॉल्व करना होता है। दूसरा काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट नहीं होता, मतलब म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव सेट होते हैं, तो वहां पे आपके बनते हैं वेन डायग्राम्स। तो जब ये डेटाबेस क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे जो भी डेटा होगा वो ईदर इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये कंसेप्ट डायरेक्टली लगेगा टैबुलेशन करने के बाद, और दूसरा आएगा आपका म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव सेट्स, मतलब वेन डायग्राम जहां पे कुछ इंटरसेक्शंस होंगे, ठीक है। अब ये हर चैप्टर की फंडामेंटल्स जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्लैट 2024। थोड़ा एनालिसिस की अगर बात कर ले तो मैंने देखा, मेरे को लगा कि एक काम करते हैं ना अपन लोग ना, ये टैबुलर डेटा से मैं बना के दिखाऊंगा कि 2021 में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, 22 में किस से क्वेश्चन आए थे, 23 में किस से क्वेश्चन आएगा, 24 में किस से क्वेश्चन आए थे। करने की शुरुआत तो करी थी मैंने, लेकिन फिर मैंने रियलाइज क्या किया कि सारे ही क्वेश्चन इन 3 चैप्टर्स और 4 चैप्टर्स के अलावा है ही नहीं, तो इतना कुछ बड़ा सिलेबस ही नहीं है एज फार एज अगर PYQs की बात माने तो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो सब नहीं किया। मैंने आपको ये बता दिया कि भैया 4 चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल्स इसके आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, कंसेप्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए ताकि आप मोस्ट ऑप्टिमल वे से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गई कहानी वाली बातें। अब कहानी वाली बातों को साइड में रख के अब हम आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल्स पे, हमारे कंसेप्ट्स पे जो यूज होंगे आपके इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्यों ना बात की जाए सबसे लेटेस्ट ईयर दैट इज क्लैट 2024 के बारे में। तो क्लैट 2024 का जो दोनों ही केसलेट्स थे वो बेस्ड थे ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेशियोज एंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेजेस। जो मैं फर्स्ट क्लास लेता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ रेशियोज के बारे में और परसेंटेजेस के बारे में, ये दोनों क्लासेस के बाद ही मैंने उनसे सीधे क्लैट का 24 का पेपर करवाया था, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट दे वर एबल टू सॉल्व इट विथ लिटिल मोर टाइम, बट यस दे वर एबल टू सॉल्व, ठीक है। तो आपके साथ भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हम लोग पहले डिस्कस करें कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ रेशियोज एंड परसेंटेजेस में क्या पता होना चाहिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्लैट 2024 का पेपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आपको एवरेजेस में एक्स्ट्रा क्या पता होना चाहिए, और फिर हम क्लैट 2023 का पेपर भी डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो आई विल डिस्कस इन दी सीक्वेंस ऑफ सेशंस, एक सेशन में नहीं हो पाएगा, इन सीक्वेंस ऑफ सेशंस ये 4 टॉपिक्स और हाउ टू लर्न टू टैबुलेट द डेटा प्रॉपर्ली, ठीक है। सो प्लीज रहिएगा साथ में और पेन एंड पेपर साथ में रखिएगा ताकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करें और उसको दिमाग में बिठाएं और सॉल्व करें। कैन गिव यू क्वेश्चंस एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है।
ठीक है। सो रेशियो a अपॉन बी, फ्रैक्शन a अपॉन बी का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि अगर कुछ 1 2 3 पार्ट्स है, कुछ 4 5 6 7 पार्ट्स है, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने 3 पार्ट्स किसी एक पर्सन को दिए और बाकी के 4 पार्ट्स मैंने किसी दूसरे पर्सन को दिए, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड द होल थिंग इन द रेशियो 3/4। ये होता है रेशियो का मतलब, ठीक है। बट अगर मैंने क्या किया होता कि मैंने एक पर्टिकुलर चीज को लेट्स से 8 हिस्सों में बांटा और उन 8 हिस्सों में से अगर मैंने किसी को 3 चीजें दे दी होती, ठीक है, सो आई हैव गिवन अ पर्सन 3 थिंग्स आउट ऑफ द टोटल 8 थिंग्स दैट आई हैव, सो ये कहलाएगा मेरा फ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ कंपैरिजन ऑफ अ पार्ट when compared to the total. And what is a ratio? It is a comparison of a part with another part या even more parts. तो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, 4 का रेशियो क्या होगा? समथिंग लाइक 2:3, 3:5, 7 टाइप्स, ठीक है। सो रेशियो ऑफ फ्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है। अब फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है? फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेजेस, ठीक है। तो जब हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो बनता है वो कहलाता है परसेंटेज, ठीक है। सो अ पार्ट अपॉन टोटल इनटू 100 वुड बी कॉल्ड परसेंटेज। अंडरस्टूड? नाउ अब अगर हम बात करें परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन है A, एक पर्सन है B, इसके पास कुछ 40 आइटम्स है, ठीक है, इसके पास कुछ 60 आइटम्स है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा? 40:60, दैट वुड बी 2:3। ए का फ्रैक्शन क्या होगा? व्हाट वुड बी द फ्रैक्शन ऑफ ए? फ्रैक्शन ऑफ ए वुड बी 40, मतलब ए विल बी गेटिंग 40 पार्ट्स आउट ऑफ अ टोटल 100 पार्ट्स, 40 + 60। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बी? इट वुड बी 60 पार्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 पार्ट्स, ठीक है। नाउ अगर जो फ्रैक्शन है वो 40 है पर 100, 60 है पर 100, तो जो चीज पर 100 होती है उसी को हम लोग परसेंट बोलते हैं, ठीक है। सो पर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज, पर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। बट हर चीज हुई ना हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू 100 होगी, अलग अलग उसके रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक है 50, 40/50 लेट से, दूसरी वैल्यू है समथिंग लेट से 80/200, एक वैल्यू है लेट से 300/500 या अपॉन 400 लेट से, ठीक है। तो इज दिस परसेंटेज? नो। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज? 2 वेज। पहला वे, आप ये फ्रैक्शन है क्योंकि 40 मार्क्स है आउट ऑफ 50 मार्क्स, इनटू 100 कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 80%। दूसरा 80/200 इंटू 100 कर दो, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा 40%, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज इंटू 100 कर दो तो आपके पास फिर से आ जाएगा 75%। तो दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ पुटिंग इट फॉरवर्ड। तो व्हाट इज परसेंटेज? परसेंट पर 100। कोई भी चीज किसी के भी रिस्पेक्ट में क्यों ना हो, उसको अगर आप कन्वर्ट करके विथ रिस्पेक्ट टू 100 कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और वे इसको करने का क्या हो सकता था कि अगर मुझे डिनोमिनेटर 100 करना है तो मैं नीचे 2 और ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो हो गया ना 80/100, मतलब 80%। अगर मैंने नीचे और ऊपर को हाफ कर दिया तो क्या हो गया 40/100। मैं नीचे और ऊपर को 1/4 कर दिया तो 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, तो 75/100 ये भी हो गया। सो दिस वुड बी कॉल्ड 80%, 40%, 75%। तो ये होता है फंडामेंटल ऑफ व्हाट रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके साथ कि
रेशियोज के बारे में आपको और एक्स्ट्रा बातें क्या पता होनी चाहिए, और परसेंटेज के बारे में आपको और एक्स्ट्रा बातें क्या पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन के बारे में भी। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं आपके साथ रेशियो के बारे में। तो रेशियो ऑफ लेट्स से 3 पीपल ए बी एंड सी अगर है 2:3:5, ठीक है, तो इसके क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका पहला ही मतलब ये है कि अगर A 2 है तो B 3 है, C 5 है, तो टोटल क्या होगा? 10। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं, इसमें ना क्या हुआ है कि A एक्चुअली में, पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मैं बोलता हूं A ना एक्चुअली में 50 है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैं बोलता हूं नहीं नहीं एक काम करो, C एक्चुअली में 50 है, तो क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि टोटल 50 है, तो क्या होगा, है ना? और फिर अगर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, चौथा क्वेश्चन, C is 50 more than B, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो अगर आप समझ पाओ कि इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको रेशियोज का सबसे मेजर कंसेप्ट समझ में आ चुका है, इसका मतलब। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब अगर आप देखिए हाउ टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, पॉज द वीडियो आराम से, उसके बाद देखो सॉल्यूशन क्या होगा आपके हिसाब से, और फिर देखते हैं इसका ऑप्टिमल मेथड क्या होगा। ठीक है, स्कूल मेथड्स में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्टली ऑप्टिमल मेथड बता रहा हूं। ठीक है, पॉज करिए, मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं आफ्टर द पॉज। तो उसने बोला A अगर 2 है, B C है, B 3 है, सॉरी C 5 है, टोटल 10 है। तो अगर उसने बोला A 50 है तो हम क्या बोलेंगे? देखो भाई, अगर A B C और टोटल लिखा है, तो अगर A 2 है तो B 3 है, C 5 है और टोटल 10 है। सो एज पर द क्वेश्चन A इज नॉट 2, इट इज 50। तो यहां पे हमें पता होना चाहिए द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? एक होता है इनिशियल वैल्यू जहां से चीजें शुरुआत होती है, एक होती है फाइनल वैल्यू जहां पे चीजें खत्म होती हैं। तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज चेंज। ठीक है, वो फंडामेंटल है हमारा। ठीक है, तो और अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो चेंज कहलाता है, और अगर इनिशियल में आप कुछ मल्टीप्लाई करके फाइनल बना रहे हो तो उसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर? इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज कॉल्ड फाइनल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर वुड एक्चुअली बी द फाइनल वैल्यू अपॉन द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सो 2 में ऐसा क्या करें कि 50 हो जाए? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 25, सेम 25 यहां पे, सेम 25 यहां पे, सेम 25 यहां पे मल्टीप्लाई करो और आपके पास सारी ही वैल्यूज आ जाएंगी। सो 3 कितना होगा? 75, ये कितना होगा? 125, ये कितना होगा? 250, एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या हुआ? सेम मेथड है, विदाउट यूजिंग वेरिएबल्स। ट्राई करिए मेथड 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड कराने की। ठीक है, सो यहां पे भी सेम चीज, A B C टोटल। अब अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो टोटल कितना है? 10। 2 + 3 + 5। अब एज पर द क्वेश्चन C इज 50, तो आपको क्या करना है? 5 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 50 हो जाए? तो वो होता है फाइनल मतलब 50 अपॉन इनिशियल मतलब 5। तो क्या बन गया? 5 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ, सॉरी 10। So 10 is my multiplying factor. 2 into 10, 20. 3 into 10, 30. And 10 into 10, 100. ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर टोटल 50 है तो क्या करना है? वापस A, B, C और टोटल, ये 2, ये 3, ये 5, ये टोटल 10।
अब वो बोला है टोटल 50 है, मतलब हम 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 50 हो जाए, 5 मल्टीप्लाई। सो वही 5 आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 कैसे, 50/10, तो ये 25 हो जाएगा। 5 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो जाएगा। 5 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो जाएगा। सो 10, 15, 25 वुड बिकम योर आंसर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसे बोला C इज 50 मोर देन B। इसका मतलब A, B, C इस बार टोटल नहीं लेना हमें, मतलब टोटल भी ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम हमें लेना है द डिफरेंस ऑफ C माइनस B, वो भी लेना है। C B से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, टोटल 10 है, और C और B का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां या किसी भी जगह पे वर्क करता है, वो इवन डिफरेंस में भी वर्क करता है। ठीक है, सो 2 में ऐसा क्या करें कि 50 हो जाए। 25 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 50/2। सो 25 यहां मल्टीप्लाई करिए, 25 यहां मल्टीप्लाई करिए, 25 यहां करिए और 25 यहां करिए, तो यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जहां पे हम यूज करते हैं, थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड मैनर में बताया है, बिकॉज अगेन हम लोग क्लास में इन चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके चलते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, बट हियर अगर मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा स्मॉल तरीके से बताना चाहूँ तो दिस वुड बी द ऑप्टिमल वे ऑफ सॉल्विंग द रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं।